तो आज हमारा नया टॉपिक नाम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, समझ में आया? और आप अपने आप भी लिख सकते हो, बहुत आसान टॉपिक होगा। सबसे पहले देख लो, समझाता हूँ क्या क्या करते हैं, उसके बाद बताओ भाषा कैसे लिखनी है। ठीक, सबसे पहले एक बर्तन ले लीजिएगा। ठीक, हमने एक बर्तन लिया। इलेक्ट्रोड तो तुम जानते हो कैसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड बहुत अच्छी तरह बताया तुमको कि जब कोई धातु की छड़ ना अपने ही लेवल के विलयन में डूबी हुई रहती हो तो उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। आया समझ में कि जब कोई धातु की छड़ ना अपने ही लेवल के विलयन में डूबी हुई रहती है, जैसे जिंक धातु की छड़ होगी तो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहेगी, अगर कॉपर धातु की छड़ होगी तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई रहेगी, तो उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड ना हमारे दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट एनोड और नंबर सेकंड क्या होगा, कैथोड। एनोड किसे कहते हैं, जब किसी धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे तो हम एनोड कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तो हम कैथोड कहते हैं। और कैथोड पर जो चार्ज होगा वो प्लस होगा और जो एनोड पर जो चार्ज होगा वो माइनस होगा। यू नो वेल दैट, वेरी वेल दैट। तुम अच्छी तरह जानते हो कि एनोड और कैथोड किसे कहते हैं और उस पर हमने जबरदस्त तरीके से बहस कर रखी। लेकिन हाँ, आज हम ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड ही, जब नाम देखो इलेक्ट्रोड लिखा हुआ, बस सामने हाइड्रोजन लग गया, ओहो फिर मानक भी लग गया। इसका मतलब आप बताओ कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। पेपर में से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, इस तरह क्वेश्चन दिखा देगा, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए, परिभाषित कीजिए, समझाइए, फलाना फलाना वगैरह वगैरह, इस तरह करके सवाल आ। समझ में आई बात है? तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एक बर्तन ले लीजिएगा। बर्तन बनाया, उसके अंदर ना सबसे पहले HCl का विलयन भर देना। HCl का ही क्यों भरना जरूरी, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है ना, तो इसके अंदर ऐसा ही विलयन भरिएगा जिसके अंदर H मौजूद हो। समझ में आया? H मौजूद हो, क्यों? क्योंकि नाम हाइड्रोजन है, वहां हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना। तो सबसे पहले उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कांच की नलिका ले लेंगे और कांच की नलिका के अंदर ना एक कॉपर का वायर डाल देंगे। कॉपर का वायर डाल देंगे, अंदर जो लगा हुआ ना ये कॉपर का वायर है। कांच की नलिका डाल दी, उस कांच की नलिका नाम हमें, अगर यह धातु की छड़ हाइड्रोजन की होती तो हाइड्रोजन की कोई धातु की छड़ तोड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक प्रकार की गैस हो। तो हमने कांच की नलिका के अंदर ना कॉपर का वायर डालने के बाद इधर साइड से हाइड्रोजन डाल दी, हाइड्रोजन गैस डाल दी, तो पूरी छड़ हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। या पूरी छड़ बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस की छड़ बन जाएगी एक पर, क्योंकि हाइड्रोजन धातु का भी काम करेगा और किसका, अधातु का भी। दुनिया में एकमात्र ऐसा तत्व जिसे हाइड्रोजन धातु का भी काम करता है, धातु का। क्योंकि हाइड्रोजन धातु की कोई छड़ तो होती है, जिस तरह लोहे की, आयरन की, स्टील की, इनकी सबकी छड़ हो, कॉपर की, जिंक की। आया समझ में? उन्होंने क्या किया, कांच की वो ले ली, नली ले ली, एक प्रकार की कांच की पतली सी परत ले ली, उसके अंदर ना एक कॉपर का वायर डाल दिया और साइड से हाइड्रोजन गैस डाल दी। जैसे डाल दोगे तो कॉपर की छड़ का, हाइड्रोजन की छड़ का काम करना स्टार्ट कर देगी और हाइड्रोजन की छड़ हाइड्रोजन के लेवल में डूबी हुई और सामने लगा हुआ मानक, जहां मानक लग जाना उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। अब इसके अंदर तुम विलयन तो भरोगे, तो जो विलयन भरोगे उसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर में चाहिए। इसके अंदर जो तापमान है ना, इस विलयन का तापमान 298 केल्विन होना चाहिए। और इसके अंदर ना नीचे एक प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई, प्लेटिनम की पत्ती, किसकी, प्लेटिनम की पत्ती में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, कोई भी रिएक्ट दिखाते हैं। आज हम तो उससे ज्यादा प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई जो ब्लैक पेंट से लेपित है। ब्लैक पेंट का मतलब जिसको काला पेंट लगा करा हुआ। आज समझ लो, ऐसे कह सकते हैं 298 केल्विन इसका ताप होगा और जिसमें हाइड्रोजन गैस डाल ली थी ना उसका एक वायुमंडलीय दाब होगा। सब चीज स्टैंडर्ड है, एक वायुमंडलीय दाब भी है, तो विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर भी है, इसका तापमान 298 केल्विन भी है। अभी हाइड्रोजन की छड़ बन चुकी, अपने ही लवण के विलयन में डूबी हुई, इसे कहते हैं। जब हाइड्रोजन की छड़ अपने ही लवण के विलयन में डूबी हुई उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे और सब सारी चीज स्टैंडर्ड तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। यही हमारा लिखा हुआ होगा, इसे बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 2 प्रकार की क्रिया होती दिखाई देगी तुमको। कोई भी इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का हो, क्या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला होगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हो सकता हो इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे ना तो यहाँ ऑक्सीकरण भी, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो कौन से भी क्रिया हो, ऑक्सीकरण भी। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कौन से भी क्रिया हो, अपचयन भी। तो पहले नंबर को देखो, अगर इस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे तो यहाँ H लिखा हुआ, यहाँ से अरे बच्चों लगाया H, उसके ऊपर 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ अगर इलेक्ट्रॉन इधर लिखे जाते इलेक्ट्रॉन क्या गिर जाते, यहाँ कौन से विक्रिया होगी, फिर ऑक्सीकरण विक्रिया। ऑक्सीकरण विक्रिया क्यों, जहां ऑक्सीकरण विक्रिया होगा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते, जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जहां ऑक्सीकरण विक्रिया हो तो जो हाइड्रोजन धातु की छड़ होगी, हाइड्रोजन धातु की छड़ ये किसका काम करेगी, क्या थोड़ा किसका, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाओ क्या थोड़ा काम करेगी। आज समझ ठीक, ऐसे विक्रिया को ऑक्सीकरण विक्रिया बोलेंगे। हो सकता है इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो दो क्रिया हो सके, हाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो H उसके ऊपर 2 प्लस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन
और एरो का चिन्ह लगाया और यहाँ H2 हमारा है, समझ में? या कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ यहाँ जो हाइड्रोजन धातु छड़ होगी किसका काम करेगी? एनोड का। एनोड तो दिक्कत यहां तक? तो बताओ, तो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो कितने प्रकार का हो सकता, कितने तरीके से कार्य कर सको? क्या तो कैथोड हो सका या एनोड? कैथोड कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे। एनोड कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। इतनी बात बता समझ में? मानक पता लगा, मानक का क्या मतलब? सारी चीज क्या है? स्टैंडर्ड है। जो इसके अंदर विलयन भरा हुआ उसकी सांद्रता भी कितनी? मोल प्रति लीटर। उसके तापमान किसका? 298 केल्विन। इसके अंदर जो गैस डाल ले उसका दाब कितना? एक वायुमंडलीय, एक वायुमंडलीय, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, या एक वायुमंडलीय दाब। किसका? गैस का। कौन सी गैस का? हाइड्रोजन गैस। अब बताओ, जो हाइड्रोजन गैस की छड़ नहीं बन गया? बन गई नहीं? अपने ही लवण के विलयन में डूबी हुई। जब कोई धातु की छड़ अपने ही लवण के विलयन में डूबी रहती है उसे इलेक्ट्रोड नहीं कहते, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन धातु की छड़ तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। और सारी चीज स्टैंडर्ड है तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। अभी इलेक्ट्रोड दो प्रकार से कार्य कर सकता है, क्या तो कैथोड की भांति कार्य करेगा या फिर एनोड की भांति कार्य करेगा। जो कैथोड की भांति कार्य करेगा इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे, जब एनोड की भांति कार्य करेगा तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले जाएंगे। यू नो, यू हैव एनी प्रॉब्लम? इसका डाटा भेज दिया जाएगा। समझ आइए? लिखो कैसे? एक बार पूरा भाषा बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं जिसमें HCl का विलयन भर लेते हैं। HCl का विलयन भरिएगा जिसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है। इसका तापमान, इस विलयन का तापमान 298 केल्विन होता है। इसमें एक प्लेटिनम की पत्ती लगी होती है जो ब्लैक पेंट से लेपित होती है। इसमें एक कांच की नलिका होती है जिसमें एक कॉपर का वायर होता है। उसमें एक वायुमंडलीय हाइड्रोजन का एक वायुमंडलीय दाब डाला जाता है। ऐसे लिखेंगे, जो चित्र मन वही उतार देना पूरा। समझ आए बात है? इस प्रकार कांच की नलिका हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है, इसलिए कार्य करते हैं। लिख दोगे, इस प्रकार बना इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। इस प्रकार बना इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। लिख दोगे इतना लिखने के पश्चात इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। कैथोड, जब हाइड्रोजन धातु की छड़ पर ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है तो कैथोड की तरह कार्य करती है। जब हाइड्रोजन धातु की छड़ पर अपचयन अभिक्रिया होती है तो एनोड की भांति कार्य करती है। काम खत्म। दैट्स ऑल प्लीज। कुछ भी तो नहीं है, इतना ही लिखना था। लिख ले जाओ, कोई दिक्कत? लिख रखा होगा तो ना, पहले समझ भी रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। रफली नोट कर लो, रफली फिर भी नोट करो। जल्दी नोट करो फटाफट। जहाज। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना बताएंगे आपको। इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं? मानक इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात करते हैं? मैडम इधर देख लो, मानक इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात करते हैं? कॉपी में हेडिंग बनाओ, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, हेडिंग बनाओ, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो देखो बेटे, इधर देखो बोर्ड, ई बोर्ड देखो, एम एफ, इसका नाम हो इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, यह इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत वाहक बल, वाहक बल एक प्रकार का विभवांतरी हो। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतरी हो। पेपर में आगा विद्युत विभवांतर, विद्युत वाहक बल में क्या अंतर हो? विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतरी हो, 3 नंबर में आया हुआ। और इसके बाद हम यही पढ़ने वाले, अच्छी तरह समझ लो। एक सूत्र बताने जा रहा हूं, बराबर लगाया, लिखा ई, इसके सापेक्ष में लिखेंगे कैथोड। कैथोड वाले का मान ज्यादा हो क्योंकि प्लस में हो। जो कैथोड तो हमारी जो इलेक्ट्रोड हो, कितने प्रकार का हो? इलेक्ट्रोड 2, एक तो एनोड हो सके, एक कैथोड होगा। एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, इधर साइड देखो ध्यान से।
यहाँ कोई धातु की छड़ है, ये धातु की छड़ नहीं है, ठीक है, क्या धातु की छड़ है। उसके बाद मान लो या कॉपर धातु की छड़ है और यहाँ कॉपर के आयन है, ठीक, इनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे बोल रहे हैं विभव। इनके बीच में धातु की छड़ उसके आयन के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा ना उसे हम इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का हो सकता है, क्या आपका इस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए हो, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए होंगे तो जो विभव होगा वो पता क्या कहलाएगा, दो, एक तो अपचयन विभव हो, एक ऑक्सीकरण विभव हो। एक क्या हो, अपचयन विभव, अपचयन विभव होगा, एक ऑक्सीकरण विभव होगा। और जो अपचयन विभव होगा ना एक तो कैथोड पर होगा, एक एनोड पर होगा। ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से। इस धातु जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, धातु की छड़ हो, उसके आयन हो, उसके बीच के विभव के बीच में एक उन दोनों के बीच में धातु की छड़ और उसके आयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होगा, उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वो इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता कैथोड का, एक हो सकता इसका एनोड का। और कैथोड कब होगा, जब इस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हुए हैं। अब एनोड कब होगा, जब इस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। बात समझ में आई, दोबारा फिर समझाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का हो, एक कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव, एक एनोड का विभव। अगर ये धातु की छड़ कैथोड की तरह कार्य करती होगी इसका विभव अलग होगा, अगर ये धातु की छड़ एनोड की तरह कार्य करती होगी इसका विभव अलग होगा। तो ऐसे लिखते हैं ई इसके सापेक्ष में लिख दिया हमने कैथोड, क्या लिख दिया, कैथोड। आया समझ में। और कैथोड वाला हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि कैथोड में प्लस का चार्ज हो, इसलिए ज्यादा वाले में से कम वाला घटा हो। ई कैथोड माइनस के ई उसके सापेक्ष में लिख देंगे एनोड। इसे मैं लिख सकता शॉर्ट फॉर्म में ई कुछ किताबों में से लिख रहा है, इसके सापेक्ष में लिख देंगे सेल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बराबर ई कैथोड CATHOD कैथोड माइनस के ई यहाँ क्या लिखेंगे एनोड ANODE। तुम तो पूछो बेटे क्या इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। गुरुजी ये ना सेल का विद्युत वाहक बल है, गुरुजी ये ना कैथोड धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव है, यह कैथोड धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव है। गुरुजी ये ना एनोड धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव है, एनोड धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव। गुरुजी ये ना कैथोड धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव है। गुरुजी कौन बोल लगा, गुरुजी ये कैथोड धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव है। गुरुजी ये एनोड धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव है। एक बच्चा इस तरह लिख रहा था, उसके बाद उसने कभी नहीं लिखा। What is this? This is the electromotive force of the electrochemical cells. What is this? This is the electromotive force of the electrochemical cell. You know? Okay. यह किसी सेल का विद्युत वाहक बल है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हो तो उस सेल के अंदर जो कैथोड धातु की छड़ होगी उसका विभव माइनस कर देंगे एनोड धातु की छड़ का विभव, दोनों को घटा दोगे, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो सेल का विद्युत वाहक बल निकल जाएगा। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। इंपोर्टेंट फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत बहुत ज्यादा। समझ में? अभी तुमने क्या नहीं बनाए थे तुम लोग? अरे भाई मानव इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने को मैं भी कह सकते हैं निर्धारित करना, निर्धारित करने अंदर भी याद करना ही हो। इस तरह की कठिन शब्दावली देखो तुम्हें घबराना नहीं होगा, ऐसा समझ में, ऐसी ऐसी शब्दावली से रूबरू होना होगा। ओके, नोट कर लेना तक। चलो, अच्छा लग रहा है क्या? ठीक, सब नोट कर रहा था, फिर कॉपी में नोट करना है सर, ऐसे फिर कॉपी में नोट कर देना बिल्कुल दिल से। नींद आ रही, ऐसा ही हो, इस उम्र में ऐसा ही हो, उम्र का खेल। पता लग क्या है सेल का क्या ज्ञात करने के लिए विद्युत वाहक बल, और तुमने चाहे तो उसका नाम भी, चलो आगे लिखवा दो उसका नाम, विद्युत वाहक बल इसका नाम। किसका विद्युत वाहक बल? सेल का। क्या थोड़ा मतलब क्या घटा देंगे? कान का मरो चीज क्या था ना, जो कैथोड है ना, कैथोड नहीं है,
जो कैथोड धातु की छड़ है ना उसका इलेक्ट्रोड विभव है, एनोड धातु की छड़ है ना जो उसका इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक, नोट कर लिया तो इंपोर्टेंट बात, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का होने जा रहा हो, और ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। सवाल है विद्युत वाहक बल क्या है? ये तो आपने शब्दावली यूज तो कर दी, जरा ये तो समझाइए विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। ठीक, तो 2 चीज समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, बताइए दूसरी। विद्युत वाहक बल मित्रों बोर्ड देखो, विद्युत वाहक बल इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन सा फोर्स? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। कोई बता दो मुझे किसका प्रतीक हो जो बोर्ड बनाया गया? सेल बोलते हैं। क्या तुम जानते हो सेल से जो धारा प्रवाहित हो, सेल से धारा प्लस से माइनस की धारा प्रवाहित हो, ठीक, ये स्विच लगा हुआ बीच, स्विच ऑन, बीच में बिंदु बनाना ना, स्विच ऑन, जो टिक टिक वाला हो, टिक टिक ऐसा समझने वाला, समझ गए ना? तो स्विच ऑन, इसका मतलब ऐसा। इसका मतलब बताओ, इस वाले डायग्राम को देखो तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या सेल से धारा बह रही है? इस वाले डायग्राम को तुम देखकर कैसा लग रहा है? क्या सेल से धारा प्रवाहित हो रही है? सेल से धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, इसका नाम धातु की छड़, धातु की छड़। अपनी इलेवन की विलंब भी होगी, हो रखी है अपनी इलेवन की विलंब। यहां साइड में धातु आयन होंगे, Mn प्लस धातु आयन। क्या है? धातु आयन। सेल से धारा प्रवाहित हो रही। अरे सेल से धारा प्रवाहित हो रही क्या? क्योंकि स्विच क्या है? ऑन, तो सेल से धारा प्रवाहित हो रही। गुरुजी इसमें सेल से धारा प्रवाहित हो रही। कोई दिक्कत है? एक एक्सपेरिमेंट होगा। ये क्या है? क्या चालू? रामलीला की याद आ रही है? ये धातु की छड़, किसकी छड़? धातु की छड़। और ये धातु आयन, Mn प्लस लिखा हुआ, ये धातु आयन, धातु Mn प्लस है, धातु आयन। अब तुम्हारा नंबर लगाऊंगा मैं, तुमसे पूछूंगा बताया समझाया क्या गया। ये स्विच बंद है ना, धारा प्रवाहित होगी। इस वाले केस में धारा प्रवाहित हो रही क्या? एक्सपेरिमेंट ए और एक्सपेरिमेंट बी, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। जरा बोर्ड पर देखकर बताओ, क्या पहले वाले एक्सपेरिमेंट में धारा प्रवाहित हो रही है? सेल से धारा प्रवाहित हो रही है। ये धातु की छड़ है, धातु के आयन है, तो धातु की छड़ और धातु के आयन के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जा, तो उस जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना, वो विभवांतर उत्पन्न होगा, वही कहलाएगा विद्युत वाहक बल। वही क्या कहलाएगा? जब किसी सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, धातु की छड़ तथा धातु के आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब किसी सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, यू नो, अंडरस्टैंड दिस टॉपिक की समझाया और बेहतर। तो जब ध्यान से सुनना, जब किसी सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, तब धातु की छड़ तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे EMF से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो सुन लो, बता दोगे। जब किसी सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, इधर आ जाइएगा,
इधर आ जाइए, इधर इधर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, ये विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। सेल है, धारा प्रवाहित हो रही नहीं ना, धातु नहीं आया, धातु छड़, और ये क्या इसके आयन, इनके बीच में तो एक विभाग, धातु तथा धातु की छड़ के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा उसी बोलने की विद्युत विभवांतर। इनके बीच में जो विभव उत्पन्न होगा, जब किसी सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, धातु की छड़ तथा धातु आयन के बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। के बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो, जरा बताओ विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में एक बात समझ में आई नहीं, दोनों में क्या अंतर है? इसमें धारा प्रवाहित होती नहीं, इसमें धारा प्रवाहित हो, उसमें होती नहीं। दिक्कत? पहली बात बता दोगे, दोबारा फिर से बता दो। जब किसी सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, धातु की छड़ तथा उसके आयन के बीच में उत्पन्न विभवांतर ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक लाइन बार बार जोड़ रहे आप। अच्छा, जब किसी सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, धातु की छड़ तथा धातु के आयन के मध्य उत्पन्न विभव ही सेल का विद्युत विभवांतर कहलाता है। सेल का विद्युत विभवांतर कहलाता है। कोई दिक्कत? बता दोगे? बस, वेरी गुड। तो ये तो पहला अंतर था, पहला डिफरेंस है, दोनों का डायग्राम देख के समझ में आया। दूसरा अंतर, जो विद्युत वाहक बल हो ना, एक प्रकार का विभवांतर हो, क्योंकि धातु तथा उसकी आयन के बीच में उत्पन्न हो रहा, लेकिन ये जो अधिक जो वोल्टेज प्राप्त हो, हाई वोल्टेज प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो हाई वोल्टेज प्राप्त होगी। यहाँ धारा प्रवाहित नहीं हो रही, कम वोल्टेज प्राप्त होगी। यानी विद्युत वाहक बल के अंतर्गत ना अधिक वोल्टेज प्राप्त हो। कैसी वोल्टेज प्राप्त हो? अधिक वोल्टेज। करंट इसमें ज्यादा, वहां तो करंट नहीं हो रहा, तो इसमें अधिक वोल्टेज प्राप्त हो। इसमें दूसरा अंतर क्या है? इसमें कम वोल्टेज प्राप्त हो। कैसी वोल्टेज? कम वोल्टेज। इतनी बात बता समझ में आई? कितने अंतर समझ में आए? पहला, इसकी परिभाषा पता लग गई, उसकी परिभाषा पता लग गई। दूसरा, इसमें अधिक वोल्टेज प्राप्त हो, उसमें कम वोल्टेज प्राप्त हो। तीसरा अंतर बताने जा रहा हूं। तीसरा बहुत इंपोर्टेंट, ध्यान से देखना, ध्यान लगेगा, नजर नहीं हटनी चाहिए बिल्कुल भी। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या नाम है उसका? विद्युत वाहक बल। इसे हम मापते हैं विभव मापी के द्वारा। इसे फिजिक्स में पढ़ोगे तुम, विभव मापी, विभव मापी के द्वारा नापा जाता है। याद रहेगी? जो विद्युत वाहक बल हो किसके द्वारा नापा जाता है? कौन सा यंत्र हो, कौन सा उपकरण हो, है कौन सा मीटर हो, वो विभव मापी। विभव मापी। तीसरे नंबर पर इसे नापते हैं वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर, हिंदी में लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। कितने अंतर समझ में आए? 3 नंबर। फर्स्ट, विद्युत वाहक बल किसमें मापा जाता है? विभव मापी के द्वारा। और विद्युत विभवांतर को हमें मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। आओ हम वो सवाल पढ़ लेते हैं जिसकी हमें तलाश थी, तो जो पेपर में आता था वो भी 3 नंबर का। तो कैसा सवाल आगा? विद्युत वाहक बल तथा विद्युत विभवांतर में अंतर लिखिए। 3 ही अंतर लिखने पड़ेंगे, और डायग्राम बना देना, दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बनाना चाहो तो बना सको, नहीं तो अंतर लिख आगे बढ़ जाओ। इतना टाइम होता नहीं किसी बात डायग्राम बना दे। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई कि विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में अंतर कितना? और कितने अंतर बताया मैंने? 3 लिख रहे जाओगे आराम से। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब किसी सेल से धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, तब धातु की छड़ तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब किसी सेल से धारा प्रवाहित इसमें तो हो रही हो, इसमें नहीं हो रही, तो धातु की छड़ तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विभव ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसके अंदर क्या बात लिखेंगे? यह है अधिक वोल्टेज प्राप्त, इसके द्वारा अधिक वोल्टेज प्राप्त होती है, इसे विभव मापी में मापा जाता है। इसके द्वारा कम वोल्टेज प्राप्त होती है, इसे वोल्टमीटर में मापा जाता है। लिख ले जाओ। अरे क्या लिख ले जाओगे? नोट्स में भी लिखा हुआ, देखो पूरा नोट्स में भी लिखा हुआ, बस डायग्राम नहीं है। ऐसे बदलो, मैंने कहा हर बार थोड़ा थोड़ा समझाने का तरीका मैंने बदल लीजिए, तो तुम चाहे तो नोट कर सकते हो और खुद भी लिख सकते हो। विद्युत वाहक बल हेडिंग बनी पूरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसे बदलो, विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में अंतर लिखो। एक तरफ विद्युत वाहक बल, एक तरफ विद्युत विभवांतर, तीनों लिखे हुए। कोई दिक्कत है? मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। तुम क्या कर दो? कोई दिक्कत? खुद भी लिख सकते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आगा कि विद्युत वाहक बल तथा विद्युत विभवांतर में अंतर लिखिए। तो विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर के बारे में तुमको 3 चीज बता, 3 की इधर के लिख दो और 3 इधर की लिख दो, आराम से लिख ले जाओगे तुम।
अभी मैं बोल के भी बताया हूँ। समझ आई बात? तुम्हें किसी नोट्स की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? रफली नोट कर लो रफ में नोट।